और पांचवा जो बन सकता है वह घटनाक्रम से। यही था ना। अच्छा, इसकी बात कर, सिद्धांत से अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधी जो सिद्धांत है वह 4 से 5 है। ऐसे तो कई सारे सिद्धांत है, देखना, ठीक है। और इसमें से जैसे कि शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति और संतुलन की स्थिति क्या है, एक पॉइंट तो यह बनता है कि शक्ति और संतुलन वाली स्थिति क्या है। तो कभी कभी हम पढ़ते हैं शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस, नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। दूसरा हम देखते हैं शक्ति संतुलन के साथ साथ राष्ट्रीय हित क्या होता है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा, ठीक है। दूसरा टॉपिक तो ये बनता है। तीसरा टॉपिक जो बन सकता है, राष्ट्रीय हित, नाम क्या है, नाम की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में, नॉन एलिमेंट मूवमेंट की, क्लियर। चौथा जो टॉपिक बनता है भू राजनीति से संबंधित क्या है, अब बदलते परिदृश्य में भू राजनीति, जियोपॉलिटिकल्स का मतलब क्या होता है, इससे भी बन सकता है कुछ। जब आईआर जब आप पढ़ेंगे ना, तो आईआर इन सब के बिना अधूरा है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय देखा जाएगा, इन सबको साथ देखा जाएगा। दूसरी बात, यथार्थवाद क्या होता है, यह आदर्शवाद से किस प्रकार अलग है। ऐसे एक मोटा मोटी जो है सिद्धांत के रूप में हमको ये देखना है, एक मोटा मोटी मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि यही है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाइएगा आप वैसे वैसे नए विचारों से, नए सिद्धांतों से आपको जुड़ना पड़ेगा, नहीं। अच्छा, यहां पर हमने अब तक इसकी बात कर दी है, मैंने कहा शक्ति की बात कर दी थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि शक्ति का तात्पर्य जो होता है, शक्ति का तात्पर्य बल प्रयोग करने से नहीं है, बल प्रयोग करने से नहीं है शक्ति, बल्कि बल प्रयोग की क्षमता से है, बल प्रयोग की क्षमता से है शक्ति की अवधारणा। बल प्रयोग नहीं किया जा सकता अंतर, अगर बल प्रयोग एक अंतिम परिणति होता है जिसको आप युद्ध कहते हैं, क्लियर, यह सिर्फ और सिर्फ बल प्रयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करता है कि देखिए मैं आप पर, अगर आप कुछ करेंगे तो मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं काउंटर अटैक करूंगा तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्लियर। इस आधार पर हम शक्ति को, मैं पीछे वाले का रिविजन्स करा रहा हूं जो मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर। इस आधार पर हम शक्ति को दो भागों में बांटते हैं, जिसको आप हार्ड पावर कहते हैं और जिसको आप सॉफ्ट पावर कहते हैं। हार्ड पावर के तहत सैन्य शक्ति को शामिल किया जाता है और आर्थिक शक्ति को शामिल किया जाता है। हार्ड पावर के तहत सैन्य शक्ति के माध्यम से किसी देश की नीति या उसको अपने पक्ष में झुका लेना, आर्थिक ताकत के आधार पर किसी को अपने पक्ष में झुका लेना, इसको हार्ड पावर कहा जाता है। सॉफ्ट पावर का तात्पर्य होता है कि वहां की संस्कृति को से प्रभावित होकर के, वहां की संस्कृति, आध्यात्म, ठीक है, या अन्य, वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा सॉफ्ट पावर की अवधारणा को ही बढ़ावा देता है। और इस बार वसुदैव कुटुंबकम से जीएस वाले पार्ट में पूछा गया था, ठीक है। चाहे वैक्सीन नीति हो, ऑपरेशन गंगा चलाना हो, मिशन सागर चलाना हो, क्लियर, ये सभी, या पर्यटन को बढ़ावा देना हो, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना हो, ये सभी सॉफ्ट पावर की अवधारणा से। हाल ही में लक्षद्वीप
में जब प्रधानमंत्री साहब गए तो लक्षद्वीप में बिना कुछ कहे अपनी शक्ति का प्रयोग किया नहीं, और मालदीव देश को झुका दिया। तो यह शक्ति प्रदर्शन, लेकिन वही शक्ति प्रदर्शन कि सोमालियाई पायरेट्स ने जब नॉरफॉक को जब कब्जे में किया, नॉरफॉक जहाज को, ठीक है, तो वहां पर आईएनएस चेन्नई को भेज दिया। तो यह जो है, यह हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर को भी बढ़ावा देता। और जब ये दोनों साथ साथ प्रयोग करते हैं तो हम इसे स्मार्ट पावर कहते हैं। यह तो हो गया शक्ति का मतलब। यही कारण है कि प्रत्येक देश समय समय पर, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक देश हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करे, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करे। प्रत्येक देश, यानी कि आज जिस स्थिति में है उस स्थिति से ऊपर उठना चाहता है, इसीलिए वह समय समय पर सैन्य क्षमता विकसित करता है। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब सोमालियाई पायरेट्स ने जब नॉरफॉक को जब कब्जे में लिया, तब 2 विमान तुरंत निकल गए, 3 विमान निकले तुरंत ब्रिटिश रॉयल नेवी के माध्यम से। जैसे ही जब भारत को इंफॉर्मेशन मिला, 3 विमान तुरंत निकल गए, जिसमें से 2 विमान जो है वह अमेरिका से खरीदा हुआ था, एक ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन, और एक P-8 हेलीकॉप्टर। दोनों तुरंत निकल गए। और ये दोनों नेवी को मिला था, हाल ही में नेवी ने खरीदा था। और इसके साथ साथ ये दोनों निगरानी कर रहा था, और तीसरा विमान जो नौवाहन INS चेन्नई भी निकल गया। यह अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए से प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ सैन्य समझौता करता है, ताकि अधिक से अधिक हम सैन्य क्षमता हासिल करें। हाल ही में रसिया जब विदेश मंत्री जब गए तो रसिया के साथ समझौता हुआ, और उसके पूर्व में भी रसिया, पूरे अगर भारत की सैन्य क्षमता को देखिएगा, पूरे भारत की सैन्य क्षमता को, तब पूरे सैन्य क्षमता में 60% योगदान रूस का है, बाकी का अन्य कई देशों का है। इस अन्य में फ्रांस भी है, इस अन्य में अमेरिका भी है, इस अन्य में कई। भारत लगातार एक इंजन पर काम कर रहा है, MCA, M का, और M का इंजन जो है हाल ही में समझौता हुआ है, और वह इसके जो ये कार जो बनाती है उसके इंजन को लेकर के समझौता हुआ, अब ब्रिटिश से समझौता हुआ। क्लियर? इसलिए प्रत्येक देश अधिक से अधिक सैन्य क्षमता अर्जित करना चाहता है, वह शक्ति अर्जित कर सकता है, ठीक है, जिससे अपनी प्रभुता को और दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए उस पर दबाव डाल सकता है। वहीं अगर आर्थिक अगर बात करें तो प्रत्येक देश आर्थिक क्षमता अर्जित, यानी कि व्यापार को बढ़ाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि भारत ने इधर संरक्षणवादी नीति को बढ़ावा देते हुए, मैं संरक्षणवादी शब्द बोल रहा हूं बंधु, ध्यान रखिएगा, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन शब्द है। संरक्षणवादी नीति को बढ़ाते हुए भारत ने हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, PLI योजना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया। और हाल के दिनों में अगर इसका GDP अगर देखिएगा, और यदि आप राष्ट्रीय आय देखिएगा पूरे GDP के अनुसार, भारत का अगर पूरा आर्थिक क्षमता देखिएगा, तो 2014 में $1.8 ट्रिलियन से बढ़कर के वर्तमान में $3.9 ट्रिलियन के आसपास, लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया। वह आर्थिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, और साथ साथ भारत ने आध्यात्म पर भी बढ़ावा दिया। और योग, जो 21 जून को योग दिवस जो मनाया जाता है, इसलिए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
यह शक्ति प्रदर्शन। इसलिए आप शक्ति प्रदर्शन का एक सुंदर सा नमूना देखिएगा। अभी 26 जनवरी आने वाला है, जो राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर, अब राजपथ नहीं बोलते, कर्तव्य पथ पर जो आप देखेंगे और सैनिकों का अनुशासन और प्रदर्शन जो देखेंगे हथियारों का, वह एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है, दुनिया को दिखाना है। और उन दोनों में कॉमन चीज देखिएगा, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दोनों है वहां पे। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के रूप में आप सेना को देख रहे हैं, और सॉफ्ट पावर के रूप में आप वहां पर कलाकृतियों को और संस्कृतियों को देख रहे हैं। भारत सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष है जो प्रदर्शन करता है, हमेशा। और ऐसा यही नहीं करता, दुनिया का प्रत्येक देश ऐसा करता है। वो जब भी वहां स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस उसके अनुसार वहां मनाया जाता है, तो प्रत्येक देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसी, लेकिन एक समस्या ये है यहां पे, क्या एक पक्षीय हथियार के निर्माण से, एक पक्षीय हथियार के विकास से असंतुलन जैसी स्थिति क्रिएट नहीं हो जाएगी? एक देश के पास घातक हथियार है और एक देश के पास है ही नहीं, तो क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा? तो वह भी देश जो हथियार जो एक खरीद रहा है, अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, अपने आप को उस देश के साथ संतुलन में लाने के लिए, वो भी हथियार खरीदना शुरू करेगा। तब पावर बैलेंस बनेगी। इसलिए चाइना के पास देख रहा है, भारत को इतने हथियार की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास परमाणु बम है ऑलरेडी, लेकिन परमाणु बम का प्रयोग नहीं हो सकता। और अब पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है भारत का, युद्ध के अनुसार, पारंपरिक युद्ध के अनुसार। भारत को यदि अपनी क्षमता विकसित जो हथियार लगातार खरीदना पड़ रहा है, वह उसके पीछे मूल रीजन चाइना है। क्लियर? और चाइना के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पड़ोसी शक्तिशाली है, और अगर हम उसके अनुसार मेरा हथियार नहीं होगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ये सिपरी का रिपोर्ट देखिएगा 2023 का। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 4 शक्तिशाली देश हैं सैन्य रूप से। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में 4 सबसे शक्तिशाली देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर रूस आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर भारत आता है। अब इन दोनों की लड़ाई यहां है सैन्य रूप से। इसे दोनों के बीच घातक हथियारों के निर्माण और घातक हथियारों के विकास को लेकर के हमेशा चर्चा रहेगा। और ये घातक हथियार इन दोनों के बीच बढ़ा तो एक डर पैदा हुआ दुनिया में कि इससे घातक हथियार बढ़ गए तो हथियार तो दुनिया रहेगा ही नहीं। इसलिए इन दोनों ने घातक हथियारों पर नियंत्रण लगाने के लिए, घातक हथियार पर नियंत्रण लगाने के लिए कई संधियां की, और एक नया विचार आया निशस्त्रीकरण का। निशस्त्रीकरण की अवधारणा क्रिएट हुई कि भैया इससे तो दुनिया में असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों राष्ट्रों ने कॉमन चीज रखा, इन दोनों राष्ट्रों ने कई संधियां की। उसी में एक संधि का नाम है स्टार्ट संधि, ठीक है, START, स्टार्ट संधि, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 और साल्ट संधि। साल्ट 1, साल्ट 2 इन्हीं दोनों के बीच है। भारत और अमेरिका, ये अमेरिका और रूस के बीच है। इन दोनों का उद्देश्य एक है, साल्ट के तहत आपको घातक हथियारों को रोकना है और स्टार्ट के तहत आपको परमाणु बम को नियंत्रण करना है, ताकि दोनों के बीच में हथियारों को ज्यादा, क्योंकि एक निर्माण करेगा तो दूसरा, क्योंकि दोनों पारंपरिक दुश्मन है। 1945 के बाद से दोनों पारंपरिक दुश्मन बना हुआ है। क्लियर? इसे निशस्त्रीकरण को करने के लिए इन दोनों ने कहा। ठीक यही स्थिति चीन और भारत के बीच है। 1962 के बाद दोनों पारंपरिक दुश्मन बना हुआ है, और दोनों जब ये शक्तिशाली होगा तो ये भी अपने आप को बैलेंस करेगा।
तो बैलेंस कैसे होगा? सैन्य क्षमता के आधार पर नहीं। तो भारत को, अब भारत में मैन्युफैक्चर होता नहीं है, तो भारत ने क्या किया? तो खरीदना शुरू कर दिया हथियार। यही कारण है कि S-400 या S-250, जो चाइना ने S-250 खरीदा, भारत ने S-400 खरीद लिया। हाल के दिनों में भारत S-500 की तरफ खरीद रहा है। क्लियर? तो ये लगातार हथियार का होता रहेगा, और इन दोनों के बीच, दो महाशक्तिशाली देशों के बीच में हमेशा हथियारों को लेकर के बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। लेकिन एक कॉमन चीज देखिएगा, इस रिपोर्ट की अलग व्याख्या है जो मैं सिपरी रिपोर्ट बता रहा हूं। सिपरी रिपोर्ट में चारों महाशक्तिशाली, लेकिन सेना की बात आती है, आधुनिकतम वायु सैनिकों की बात आती है, आधुनिकतम, आधुनिक या सुसज्जित, वहां पर यह तीसरा स्थान हो जाता है और यह चौथा स्थान हो जाता है। यानी कि वायुसेना में भारत चाइना के मुकाबले ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। आधुनिकतम संख्या बल के आधार पर नहीं है, उसके पास J-15 है, J-17 है। इसलिए भारत का हाल में बढ़ गया कि भारत ने हाल ही में राफेल खरीदा था और भारत ने 4.5 तेजस का निर्माण किया है, सिंगल इंजन आधारित। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस बनता है, और इस शक्ति संतुलन को बैलेंस बनाने के चक्कर में हथियारों की होड़ बढ़ जाती है, हथियारों की होड़ बढ़ जाती है शक्ति संतुलन को बैलेंस बनाने के चक्कर में। और जहां हथियार की होड़ बढ़ गई बंधु, तो वहां हथियार लॉबिस्ट जो हैं वो अपना रोटी सेकता है। क्लियर? यही कारण है कि वर्तमान कितना भी कोशिश किया जा रहा है, हथियारों की होड़ लगातार इधर बढ़ी है, और शीत युद्ध के बाद तो और, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी क्षमता उसके बराबर और उससे अधिक अर्जित करना चाहता है। इसका कोई निर्धारण ही नहीं हो सकता कितना हथियार होना चाहिए, कोई निर्धारण नहीं कर सकता है। एक कमिटी 97 में कोफी अन्नान के नेतृत्व में, कोफी अन्नान के द्वारा बनाया गया था, पूर्व महासचिव है कोफी अन्नान यूएनओ के। तो यूएनएससी में सदस्यों के लिए, कि यूएनएससी में सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया कि देखिए यूएनएससी का, यानी स्थायी सदस्य का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने 5-6 शर्त रखी। उस 5-6 शर्त में 2 शर्त बड़ा महत्वपूर्ण था। एक शर्त था कि सैनिक रूप से ताकतवर हो, और दूसरा शर्त था आर्थिक रूप से ताकतवर हो, वही यूएनएससी का सदस्य बन सकता है। अब उन्होंने ताकतवर शब्द का प्रयोग किया है कि ये दोनों होना चाहिए। तो भैया ये दोनों, तो कितना ताकत होना चाहिए इस पर वो कमेटी बताती ही नहीं। कितनी ताकत? परमाणु क्षमता होने से ही सिर्फ और सिर्फ हम ताकतवर हो जाएंगे? तो परमाणु क्षमता शक्ति संपन्न भारत राष्ट्र है। हालांकि बहुत सारे राष्ट्र स्वीकार नहीं करते कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न है। वो इसलिए स्वीकार नहीं करते कि 1967 के पहले जिसने परमाणु परीक्षण किया है उसी को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया है। 1967 के बाद जिसने परमाणु परीक्षण किया है उसको नहीं माना जाता। यही कारण है कि भारत सीटीबीटी का आलोचना करता है, और यही कारण है कि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, तो ये शक्ति संतुलन जैसी धारणा वर्ल्ड में बनती रहती है, और प्रत्येक राष्ट्र शक्ति अर्जित करना चाहता है, लेकिन अपने समकक्षों के। अब ऐसा नहीं है कि सभी अमेरिका के लेवल पे चले जाएंगे। अमेरिका से भारत नहीं आ रहा अमेरिका लड़ने के लिए, या भारत नहीं जा रहा है। किससे सकते? तो देखेगा कि हमारे जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध है। आर्मेनिया और अजरबैजान को परमाणु बम नहीं चाहिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई है, तो उसके पीछे से पिनाका रॉकेट ही काम कर जाएगा। ठीक है, और इसलिए भारत से आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट भी खरीदा है।
हाल ही में, और भारत ने बेचा भी है। आज जबकि भारत के लिए पिनाका रॉकेट बहुत बड़ा हथियार नहीं माना जा सकता, लेकिन आर्मेनिया जैसे देश के लिए बहुत बड़ा हथियार है पिनाका, तभी वो पिनाका रॉकेट खरीद रहा है। क्लियर? यही कारण है कि वो अपने समकक्षों के बराबर देखेगा कि शक्ति संतुलन किस आधार पर होना चाहिए। तो प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक और सैन्य स्तर पर शक्ति संतुलन करने की कोशिश करता है। क्लियर? तो इससे हथियारों की होड़ बढ़ती है और निशस्त्रीकरण जैसी अवधारणा को धक्का पहुंचता है। लिखें, शक्ति तक हम लिखवा दिए हैं, शक्ति संतुलन लिखिए। शक्ति संतुलन से तात्पर्य, शक्ति लिखवा दिए हैं, शक्ति संतुलन नहीं लिखवाए हैं। शक्ति संतुलन से तात्पर्य, अच्छा देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये लिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको एक मोटा मोटी पता रहे कि आप इसका प्रयोग कर सके शब्दों को। अब पता ही नहीं रहेगा तो लिखा कैसे जाएगा एक टॉपिक। अच्छा पूरा पढ़ करके देखिएगा, मैं शुरू से यही कहते आ रहा हूं कि यही टॉपिक है, इससे विभिन्न डायमेंशंस को पलट करके देखिए, इससे बाहर नहीं है। पिछली बार आया भी था, बड़ा खुशी मिला कि सारा का सारा टॉपिक लड़ गया। यहां तक कि आईटी वाला भी हम चर्चा किए थे, शिक्षा का भी चर्चा किए थे, पूरा सामाजिक सशक्तिकरण का भी चर्चा किए थे। ठीक है, तो वो सारा जो डायमेंशंस हमने बनाया था उससे बाहर नहीं। तो एक तो आपका एकदम क्लियरिटी आ गया है कि अब हमारा ऐसे इस रूप में है। पहले वाले में क्लियरिटी नहीं था, पहले साल वाले में कि बड़ा कंफ्यूजन कर रखा था, ए में कुछ और, बी में कुछ और, सी में कुछ और हम शुरू से जिस समय आया था, जिस समय ऐसे की घोषणा हुई थी, उसी समय कहे थे, पूरे क्लास में कहे थे, ऑनलाइन भी होगा, कि जब भी पूछेगा ऐसे तो यूपी पीसीएस के आधार पर लेके चला जाएगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा। उस समय भी कहते, फर्स्ट डे में जब ऐसे की घोषणा हुई थी, क्लास में कहते जब भी ऐसे लेके जाएगा यूपी पीसीएस को ही टारगेट करेगा, यूपीएससी नहीं करेगा। कारण था कि उसमें सी सेक्शन डाल दिया था उसने स्पेशल, इसलिए कभी जा ही नहीं सकता था यूपीएससी के लेवल। लेकिन पहला वाला जो टर्म जो आया तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, लेकिन सेकेंड टर्म में आखिर वहीं पर गया। वो जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं था स्टेट पीसीएस उस लेवल तक जाए। हाँ मैंने कहा ना कि पहले वाले लेवल में था, लेकिन सेकंड तक आते आते अपने अपने उसे मॉडिफिकेशंस कर लिया, और वह जाकर के कहां तक रख लिया, तो ईपी पीसीएस के इर्द गिर्द ही रख लिया। ये शुरू में ही कहे थे, संभव ही नहीं बनता, क्योंकि उसने ऑलरेडी सी सेक्शन डाल दिया था। अगर ये नहीं डालता ना सी सेक्शन, तब यूपीएससी के लेवल पे लेके चला जाता, लेकिन उसने अपने आप को बाउंडेशन में बांध दिया था कि सी सेक्शन डाल करके ऑलरेडी कर लिया था। तो उस समझने की जरूरत होती है कि वो कहना क्या चाहता है। और देखिए सेकंड टर्म तक क्लियरिटी आ गई ना कि ऐसे का स्वरूप हमको पढ़, अब मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसे जब भी पढ़ेंगे तो दो अर्थों में पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड के रूप में और एक फिलोसफिकली के रूप में, यानी कि दर्शन के रूप में। ठीक है, तो यहां पर भी लिखिए, शक्ति संतुलन से तात्पर्य दो पक्षों के बीच शक्तियों के विशेष रूप से सैन्य एवं आर्थिक दूसरे पक्ष से अधिक शक्ति अर्जित करना है। अब आप कहेंगे अधिक शक्ति अर्जित करना, कभी कभी बैलेंस हो सकता है क्या, उसके पास भी एक परमाणु बम, मेरे पास भी एक परमाणु बम, तो ये बैलेंस नहीं माना जाएगा। आपको उससे बेहतर स्थिति में रहना होगा, याद रखिएगा। यही कारण है कि आप उससे आपको ज्यादा, आप देखिए ना, हाल के दिनों में दो अर्थों में समझा रहा हूं, भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन देख रहा हूं, संतुलन देख रहा हूं। इधर देखिए, स्थिति देखिए हार्ड पावर के रूप में, जब भी देखिएगा तो हार्ड पावर के रूप में देखिएगा।
शक्ति संतुलन, सॉफ्ट पावर के रूप में शक्ति संतुलन नहीं देखी जाती। क्लियर। अब यहां पर दो अर्थों में देखेगा, सैन्य ताकत के रूप। अब सैन्य ताकत कितना है भारत के पास? अब देखिए चार रूपों में देखिए। पहला देखिए थल सेना के रूप में, दूसरा देखिए नौसेना के रूप में, और तीसरा देखिए वायुसेना, और चौथा देखिए अंतरिक्ष ताकत के रूप में। क्योंकि आने वाला समय ना अब अंतरिक्ष शक्ति के रूप में। ताकत के रूप में। और अब डायरेक्ट युद्ध नहीं होना है, पारंपरिक युद्ध अब नहीं लड़ा जाएगा। आने वाला समय अब अपारंपरिक युद्ध का है। अपारंपरिक युद्ध का मतलब हुआ कि अंतरिक्ष ताकत और साइबर वार का है। अब यहां पर देखिए, दुनिया की सबसे ज्यादा सेना चीन में, सबसे ज्यादा सैनिकों की संख्या के मामले में चीन सबसे ज्यादा है। लेकिन पहाड़ी पर, क्योंकि भारत की लड़ाई कहां होगी? पहाड़ी एरिया में। और सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में दिशा तय करता है बंधु, विचारधाराओं की विचारधारा। इसीलिए दुनिया में अमेरिका क्यों राज करता है? क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया कि वही विचारधारा तय करता है पहले ही से। इसलिए एक किताब आई थी स्नैक इन द गंगा, हाल ही में जारी हुई, कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। कैसे भारत में विचारधारा तय की गई, स्नैक इन द गंगा में बड़ा बेहतरीन रूप से चर्चा में लिखा गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से विचारधाराओं को दुनिया में तय करता है। इसे भू राजनीति को तय करने में या पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर लड़ाई होगी तो वहां पर भारत की ताकत ज्यादा है, सैनिक रूप से वो ताकतवर है, संख्या ज्यादा है। लेकिन यदि भारत की लड़ाई होगी, अब पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई होगी, तो भारत की ताकत ज्यादा है। और गलवान घटना में ऐसा हो चुका है, अभी हाल में दिखाई दिया। ये पावर ऑफ बैलेंस है। दूसरा पावर ऑफ बैलेंस नौसेना में देखिए। दुनिया में सबसे दो युद्धपोत जो है, युद्धपोत का मतलब है कि अपने साथ एक चलता फिरता एक बेड़ा लेकर के चलता है। दो युद्धपोत चाइना के पास, और दुनिया में 13 युद्धपोत एक देश के पास, सर्वाधिक युद्धपोत 13 है अमेरिका के पास। इसलिए अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली, 13 युद्धपोत है उसके पास, बेड़ा लेकर के चलता है युद्धपोत जब भी चलेगा तो। इसीलिए भारत के खिलाफ 1971 में 7वां बेड़ा भेजा था। और यहां तक कि अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में जो लड़ाई, जो एक तरीके से विवाद छिड़ा था अमेरिका और चाइना के बीच में, उसमें निमित्त जी बेड़ा को भेज दिया था। रोनाल्ड रीगन दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है, रोनाल्ड रीगन को भेज दिया था कि अब करके देखो। कोई लड़ना नहीं चाहेगा, वो अपने आप में सैनिकों का एक समूह है, चलता फिरता एक देश है। 13 युद्धपोत है उसके पास। भारत के पास मात्र एक है। हाल ही में इसके समकक्ष लाने के लिए भारत ने दूसरा भी बना लिया है। अब दोनों बैलेंस हो गया। भारत के पास में अब 2 युद्धपोत आ चुके हैं। क्लियर। अब समझिए, कहेंगे इस दोनों बराबर हो गया। एक्चुअली चाइना अब इससे ऊपर बढ़ रहा है, अब तीसरा चौथा की तरफ जा रहा है, और भारत भी युद्धपोत के निर्माण को इधर बढ़ावा दे रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत के तहत इन दोनों के बीच में अब प्रदर्शनी हो रही है युद्धपोतों के निर्माण को लेकर के, अधिक से अधिक सैन्य क्षमता हासिल करने पर। क्लियर। ये पावर ऑफ बैलेंस है। लेकिन आप कहेंगे बैलेंस नहीं, बैलेंस होना चाहिए आपके पक्ष में। बैलेंस
नहीं, ये नहीं माना जाए कि आपके पास भी तो मेरे पास, बैलेंस जब भी होगा ना तो आपके पक्ष में होना चाहिए। अगर इसके पास दो है तो आपके पास तीन होगा, तब आप एक बैलेंस की स्थिति में रहेंगे। क्लियर? यही कारण है कि शक्ति संतुलन हमेशा हथियारों के निर्माण और उसके विकास को बढ़ावा देता है। अब आते हैं वायुसेना के रूप में। वायुसेना में दुनिया में सबसे, अगर वायुसेना में अगर देखिएगा तो संख्या बल के हिसाब से चीन के पास बहुत ज्यादा संख्या है, क्योंकि मेक इन चाइना है, मेड इन, क्योंकि वो निर्माण करता है। भारत निर्माण नहीं करता था वायु फाइटर प्लेन का, कभी निर्माण नहीं किया। आप सोचिए कि इसका कावेरी इंजन 1980 का है और अभी जाकर के फाइनल हुआ है। तेजस 1980 का है, जो हम लोग सुनते हैं ना कि तेजस आ गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ठीक है, लिमिटेड ने देखो जो विमान बना। मुझे लगता है कि डीआरडीओ अभी भी दुनिया से 30 साल पीछे है, 30 साल पीछे है डीआरडीओ। हाल के दिनों में सुने होंगे, देखो जी परीक्षण कर रहा है डीआरडीओ, 4 ठो 5 ठो डेली परीक्षण हो रहा था जब चाइना के साथ विवाद था। वो दिखाना चाहता था कि देखो हम बना रहे हैं। चाइना से 30 साल पीछे है डीआरडीओ। वो आज भी पारंपरिक, जहां सब 5 जनरेशन स्टील्थ जनरेशन पे चला गया, डीआरडीओ आज भी 4th जनरेशन का ही बना रहा है, 30 साल पीछे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इधर जागरूक हुआ है। इसी जागरूकता का नतीजा है कि आधुनिकतम रूप से अगर देखा जाए, आधुनिकतम रूप से देखा जाए, जो सिपरी भी कहता है, तो भारत इधर बहुत तेजी से बना है। और इधर तो एक तो आयात भी किया है और साथ साथ निर्माण भी कर रहा है, और निर्माण करने के लिए समझौता भी भारत ने हाल के दिनों में कई किए। जैसे आयात राफेल का किया है, आयात प्रीडेटर ड्रोन का किया है नौसेना के रूप में, आयात जो है हरक्यूलस विमान का किया था। लेकिन सिर्फ आयात, इधर भारत ने जब भी किसी के साथ समझौता किया तो कॉमन समझौता, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल समझौता है कि टेक्निकल ट्रांसफर कीजिए। रसिया के साथ टेक्निकल ट्रांसफर हुआ है, दौसा के साथ टेक्निकल ट्रांसफर हुआ है कि यही अब निर्मित होगा। अब हमारे आपके पास नहीं जाएंगे। जब तकनीक आ जाएगा तो निश्चित है कि आप निर्माण कर पाएंगे। चाइना ने अमेरिका के तकनीक के दम पर ही चाइना दुनिया का ताकतवर राष्ट्र बना है। उसको तकनीक चाहिए था और बड़े पैमाने पर चाइना में तकनीक ट्रांसफर किया। उस समय किसिंजर साहब थे, जो हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, विदेश सचिव, विदेश मंत्री भी रहे। और किसिंजर साहब चाइना के प्रति एकदम झुकाव रखते थे, इसलिए बड़े पैमाने पर वहां तकनीकी ट्रांसफर हुआ। खैर, तो ये अच्छा, यहां पर दुनिया में 3 देशों के पास अंतरिक्ष में लड़ने की शक्ति थी। भारत, अमेरिका, रूस और चीन। अंतरिक्ष में सक्रिय सैटेलाइट को मार गिराने की भारत ने मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में ही सक्रिय सैटेलाइट को मार गिराया। तो 4 अब सुपर पावर। ये है पावर ऑफ बैलेंस, कि प्रत्येक देश अपने पक्ष में शक्तियों को निर्माण करता रहा, तब तक करता रहेगा जब तक कि सामने वाला पूरी तरह से डाउनफॉल में नहीं चला जाए। लेकिन इसका एक रीजन, इसकी समस्या है बंधु, इसने हथियारों की होड़ को तो बढ़ा दिया। यही यूएसएसआर के टूटने का बड़ा रीजन बना था, क्योंकि सारा खर्च यूएसएसआर जो है सेना पर खर्च कर रहा था, हथियार पे खर्च कर रहा था, विकास पर खर्च ही नहीं किया। यही कारण है कि कभी कभी, हाल ही में एक बयान सुनिएगा, कभी कभी लगता है कि वो व्यक्ति को बुद्धिजीवी माने कैसे वो गवर्नर बन गए, कभी कभी तो शक पैदा होता है। एक बयान उन्होंने दिया, और बयान क्या था, हाल ही में जब चंद्रयान 3 पर भारत गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, और उसके बाद 1-2 और आया। एक बयान बड़ा, रघुराम राजन,
और उन्होंने एक बयान दिया कि भारत को सुपर पावर बनना ही क्यों है। कभी कभी आप विरोध के नाम पर इस रूप में आप विरोध करने चले जाएं कि देश के पर ही सवाल खड़ा कर दें, शक पैदा होता। और उन्होंने उनका बयान इस रूप में नहीं, मैं उनकी विद्वता पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो फ्यूचरिस्टिक्स जो सोच है ना, उन पे कमेंट। जब भी उन्होंने जो ये एनालिसिस किया और जब भी उन्होंने बताया, वो हमेशा उनका गलत बयान हुआ है। 2009 में कहा था भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, मनमोहन सिंह ने रोक दिया। 2015 में कहा इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, नहीं आया। 2020 में कहा इकोनॉमिकल क्राइसिस, नहीं आया। 2023 में भी कहा इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, भारत में बड़े पैमाने पर इकोनॉमिकल क्राइसिस, नहीं आया। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर का दिया गया बयान एक मायने रखता है। और हाल ही में एक नया एक सिगुफा छेड़ा है। तो कभी कभी इस तरीके के भी बयान जो होते हैं ना, जो अपनी क्षमता को नहीं प्रदर्शित करता, ठीक है, तो लिखिए, इसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र इसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्तियां अर्जित करता है। शक्तियां अर्जित करता है, जिससे हथियारों की होड़ में वृद्धि होती है। क्लियर हो गया? तो जो भी प्रत्येक राष्ट्र इसको करने की कोशिश करेगा तो निश्चित ही हथियारों की होड़ बढ़ेगी। यही कारण है कि जब भी आप देखिएगा 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, एक्चुअली भारत को पहले ही पता था कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करना चाहता है। रॉ का रिपोर्ट था, पक्की रिपोर्ट थी कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो 14 दिन के अंदर है जो पाकिस्तान परीक्षण कर लेगा। तो अगर पाकिस्तान परीक्षण कर लेता, जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, यदि पाकिस्तान परीक्षण कर लेता तो भारत पर दबाव पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, तुम्हारे पास नहीं था, तुम पर दबाव पड़ता कि भाई परीक्षण तुम नहीं करोगे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन थे और क्लिंटन का झुकाव यानी अमेरिका का झुकाव पूरी तरह से पाकिस्तान पर था, पूरी तरह से पाकिस्तान पर था। पाकिस्तान तैयार था परमाणु परीक्षण करने को, उसके पहले भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। तो पाकिस्तान का जवाब था, देखो जी अब हथियारों की होड़ बढ़ गई, अब हम भी करेंगे। एक सप्ताह के अपडेट देखिएगा, 10 दिन के अंदर पाकिस्तान ने परीक्षण कर लिया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पहले से तैयार, क्योंकि कोई देश 10 दिन के अंदर तो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, यानी कि तैयारी आपकी पहले से रही होगी, तभी ना। अगर सोचिए बंधु, अगर भारत नहीं करता परीक्षण और पाकिस्तान कर लेता तो भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव कितना पड़ता। क्योंकि इसके पहले 1994-95 में उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव ने भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की थी, लेकिन परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण। क्लियर? यही कारण है कि जब एक राष्ट्र हथियार बढ़ाएगा तो दूसरा राष्ट्र निश्चित है कि हथियार बढ़ाएगा, और इसे निशस्त्रीकरण की अवधारणा को ठेस पहुंचता है। इस प्रक्रिया से निशस्त्रीकरण की अवधारणा कमजोर होती है। निशस्त्रीकरण की अवधारणा कमजोर होती। अब क्लियर हो गया शक्ति संतुलन? इसे प्रत्येक राष्ट्र देखिएगा समय समय पर
चाहता है कि हम शक्ति संतुलन यानी कि दोनों के बीच बराबर रहे। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है शक्ति संतुलन का? कुछ तो कारण होता होगा ना। इसका सबसे पहला कारण है, मुख्य कारण, अपने हितों को, अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना। विदेश नीति का आधारभूत तत्व है बंधु, विदेश नीति का आधार है नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी राष्ट्र अपने हित का, अपने हथियारों का होड़ करेगा या बढ़ाएगा या शक्ति संतुलन पैदा करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे मूल जो कारण होता है वह होता है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। इसलिए हमेशा एक टॉपिक आपको दिखाएगा राष्ट्रीय संबंध। अच्छा, राष्ट्रीय हित होता क्या है? एक बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन। एक्चुअली आप जब यथार्थवाद की धारणा पढ़ेंगे, यथार्थवाद की धारणा, ध्यान रखिएगा, यथार्थवाद की धारणा जो है मार्गेनथाउ का दिया हुआ है। मार्गेनथाउ ने एक किताब लिखी थी, एमंग द पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक किताब लिखी थी यथार्थवाद की। इसका मतलब होता है कि जो है वही वास्तविक है, वही वास्तविक है, यही धारणा है, जो है वही वास्तविक है, यही रियल है। आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती है यथार्थवादी अवधारणा। क्लियर? इसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह होना चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, दुनिया में हथियार नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, निशस्त्रीकरण का मतलब नहीं कि सेना ही खत्म कर दो। ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि निशस्त्रीकरण का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बिना शस्त्र के दुनिया का होना? नहीं, तो लाठी भी तो एक प्रकार का शस्त्र है, बंदूक भी तो एक प्रकार का शस्त्र है, तलवार भी तो एक प्रकार का शस्त्र है। तो क्या पूरी दुनिया में शस्त्र भी नहीं? निशस्त्रीकरण का तात्पर्य होता है घातक हथियार जो मानवीय अस्तित्व को संकट में डाल सकता हो, जो मानवीय अस्तित्व को नुकसान पहुंचा सकता हो बड़े पैमाने पर, उसको कम करना, घातक हथियारों को कम करना, यह निशस्त्रीकरण। लेकिन मैंने कहा ना कि निशस्त्रीकरण एक, मुझे लगता है, यूटोपियन धारणा है जो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी हथियारों की प्रदर्शनी होनी ही नहीं चाहिए थी, और यह बताना ही नहीं चाहिए था कि मेरे पास परमाणु बम या मिसाइल का परीक्षण ही नहीं होना चाहिए। फिर आईसीबीएम मिसाइल की आवश्यकता है, फिर क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की आवश्यकता है, फिर क्या है? जो लंबी दूरी तक मार कर सकता नहीं। इसलिए यह काल्पनिक है। यही कारण है कि यह कहता है कि ये देखिए जी, जो है वही वास्तविक है, और दुनिया में एक ही चीज काम करता है, एक ही चीज काम कर सकता है, और वह है आपका हित। और आपके हित की सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा। मार्गेनथाउ ने 1945 के बाद जो अवधारणा दी, दुनिया की नीति को बदल दिया, सोच बदल दिया देशों के। इन्होंने कहा कि आप जो है हित को देखेंगे, और हित को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा, अपना हित स्वयं तैयार करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो है वही वास्तविक है, और अगर अपना आपको सुरक्षित रखना है, यानी अपने हित को पूरा करना होगा, और हित को पूरा करने के लिए कोई दूसरा देश नहीं आएगा, दुनिया में कोई संस्था नहीं है कि आपके हित के लिए लड़ेगा। इसलिए स्वयं में आप आत्मनिर्भर बन जाइए। इन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा स्वयं में आत्मनिर्भर बनिए, कोई नहीं करेगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं ना कि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ है, तो नहीं है।
है ही नहीं यूएनओ। वो आपका हित पूरा आपको सुरक्षा करने यूएनओ नहीं आएगा। यूएनओ तो एक वो संस्था है जो सिर्फ आदर्शवादिता को प्रदर्शित करता है। दुनिया में कोई शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश के लिए नहीं लड़ेगा, संभव ही नहीं है, नहीं लड़ेगा किसी के लिए। इसलिए आप अपना हित साधिए और अपने हित साधने के लिए शक्ति अर्जित कीजिए। हित तभी सधेगा जब शक्ति होगा, और शक्ति का मतलब आप सैन्य शक्ति अर्जित कीजिए, आर्थिक रूप से ताकतवर बनिए। जब ताकतवर बनिएगा ना बंधु, शक्ति का किसी भी रूप में येन केन प्राकरेन, साम दाम दंड भेद के माध्यम से किसी भी रूप में शक्ति अर्जित कीजिए। इसको कहते हैं मैकियावेली थिंकिंग। कल मैं एक पॉडकास्ट पे सुन रहा था, एक अभी किताब आई है, नीरजा मिश्रा या कोई एक नाम है, महिला है, पत्रकार। उसमें बड़ा एक अच्छा विवरण साम दाम दंड भेद के बारे में बताया था। वो कहते हैं मैकियावेली एक थ्योरी है, और संजय गांधी मैकियावेली थ्योरी से बड़ा वो अपने आप को जोड़ करके रखते थे। मैकियावेली थ्योरी कहता है कि राज्य प्रथम है, और राज्य को प्रथम होने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी रूप में नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने मैकियावेली थ्योरी में राजा को जानवरों से, दो जानवर से बड़ा रखा है। राजा को कहा लोमड़ी बनना चाहिए, हित पूरा करने के लिए किसी भी रूप में वो अपना कार्य करे, और राजा को शेर होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, एक शक्ति भी प्रदर्शित करना चाहिए शेर के रूप में, और एक चतुर होना चाहिए, और राजा को धूर्त होना चाहिए, हृदय विहीन होना चाहिए राजा। उस समय राजतंत्र था। राजा को यदि राज्य की सुरक्षा करनी है, मैकियावेली थ्योरी में कह रहा हूं, राज्य की सुरक्षा करनी है तो चार चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा धूर्त हो एकदम, दूसरा हृदय विहीन हो, राजा लोमड़ी की तरह सोचता हो, और शेर की तरह शक्ति प्रदर्शन करता हो, तभी राज्य सुरक्षित होगा। इसको मैकियावेली थ्योरी कहते हैं। इसलिए देखिएगा, जब भी डिक्टेटरशिप की बात आएगी ना, तो मैकियावेली से वो बड़ा प्रभावित नजर आएंगे, बहुत प्रभावित नजर आएगा वो राजा। क्लियर? अब यहां पर भी यही थ्योरी, यथार्थवादी धारणा कहीं ना कहीं मैकियावेली थ्योरी पर है, और कहता है कि सबसे पहले कि हित साधिए, और हित साधने के लिए आप अपनी सुरक्षा कीजिए, निर्भर बनिए, दूसरे पर नहीं, आत्मनिर्भर बनिए, और किसी भी रूप में शक्ति अर्जित कीजिए। जब आपके पास शक्ति आएगा ना बंधु, तो अपने आप हित सधता चला जाएगा। आप अपने बराबर समझौता करेंगे। इसे देखिएगा, 2014 में जब प्रधानमंत्री जब ये बने, इन्होंने विदेश नीति में एक व्यापक परिवर्तन लाया। इतना परिवर्तन विदेश नीति में इसके पहले कभी नहीं था। उन्होंने एक बात कही थी, याद होगा, जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब हम संबंध न तो झुका करके बनेंगे, न तो हम आंख दिखाएंगे, ना आंख नीचा करेंगे, आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। सर्च कीजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पर, ये उनका बयान है प्रधानमंत्री साहब का। ये यही है कि न तो आपसे हम दब करके काम करेंगे, और न आपके ऊपर जाएंगे, हम बराबर का हिस्सेदार होंगे। यह हमारी संप्रभुता का सवाल है। यही कारण है कि मेरा हित आपसे दबने से नहीं होगा। हां, जहां दबने की बात आएगी ना, वहां दबा जाएगा। इसे राष्ट्रीय हित हमेशा दो प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है अस्थाई, और एक प्रकार होता है अस्थाई। भारतीय विदेश नीति भी यही। अस्थाई हित का मतलब मेरी संप्रभुता पर कोई भी हस्तक्षेप करेगा, मैं किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। इसके लिए मैं लड़ने और मारने को तैयार रहूंगा। ठीक। इसलिए पहला काम होगा कि राष्ट्रीय हित मेरी संप्रभुता से जुड़ा, जैसे भौगोलिक संप्रभुता से जुड़ा हुआ होगा, जैसे 2020 की गलवान घटना, जैसे तवांग घटना।
और दूसरा, यदि मुझे अपने हित पूरा करने के लिए मुझे अपनी नीति में भी परिवर्तन करना पड़े तो मैं पूरा करूंगा। 2 कदम पीछे भी चलने को तैयार हूं। किसी भी देश की नीति राष्ट्रीय हित 2 अर्थों पर तैयार होती है, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी, और यह हमेशा वैरी करता रहता है। यही कारण है कि यह सिद्धांत मार्गेंथाउ का दिया हुआ यथार्थवादी सिद्धांत हमेशा वैरी करता रहता है और प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करने के अस्थाई और अस्थाई तरीके से परिवर्तन। इसीलिए देखिएगा ना, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी, नहीं, लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या धारणा था? पूरब की ओर देखो। तो कौन सा पूरब की ओर देखो? पूर्वी देशों के साथ संबंध स्थापित करो। लुक ईस्ट पॉलिसी में पूर्वी देशों के साथ संबंध था। जापान, फिलीपींस, उस तरफ था। ठीक है। 2014 में यह नीति बदल गया। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आएगा और यह बदल गया। कहा कि सिर्फ यही क्यों, यहां के साथ साथ हम यहां भी देखेंगे। यही अंतर है दोनों के बीच में। लुक ईस्ट में सिर्फ पूर्वी देशों के साथ था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ था। दोनों है, पूर्वी तथा दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध। स्वरूप ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि पूर्वी देशों के साथ तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर नियंत्रण चाइना का ज्यादा है, आसियान संगठन पर। इसे देखिएगा, आसियान संगठनों के साथ दोस्ती बढ़ गई, सरकार ने नीति बदल दी। उद्देश्य क्या है कि इसके माध्यम से हमको बाजार चाहिए, आसियान का बाजार चाहिए। और आसियान तक पहुंचने के लिए देखिएगा क्या किया है भारत ने। अब देखिए, भारत जो है यहां से होते हुए आसियान, यहां से होते हुए और ये वाला एरिया म्यांमार से होते हुए थाईलैंड जाएगा। ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा। ठीक है। आईएमटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसको कहते हैं आईएमटी प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विस्तार है। क्यों? अपना हित पूरा करना है, बाजार हमको चाहिए नहीं। और यहां से आईएमटी प्रोजेक्ट से होते हुए आप यहां जाइएगा और थाईलैंड और म्यांमार आसियान सदस्य, आसियान और थाईलैंड होते हुए आप मलेशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर जाइएगा। इसका असर यह हो कि भारत को बाजार मिल जाएगा। इसीलिए भारत ने क्या किया कि इन देशों के, आसियान के साथ मुफ्त व्यापार समझौता नहीं है, सभी देशों के साथ पर्सनली मुफ्त व्यापार समझौता है। पर्सनली सब देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ, कई देशों के साथ। इसी कारण अब भारत इधर तो अपना हित बदला है। भारत ने लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर विस्तार। भारत ने जो 2000 जब शिंजो अबे जब प्रधानमंत्री वहां के थे, तो शिंजो अबे ने क्वाड की अवधारणा दी थी। उस समय नहीं लागू हुआ, लेकिन देखिएगा कि भारत ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। और क्वाड को देखिए,
क्वाड को देखिए, अब क्वाड की स्थिति यह है कि आपको यह क्वाड पूरे यहां से इंडिया से उठाइए, इंडिया से उठाइए, इस पूरे एरिया में मुक्त व्यापार का रास्ता है, और यह दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में मुक्त व्यापार की बात करते हैं। क्यों? ताकि मेरा राष्ट्रीय हित पूरा हो सके। समझौता इसी के लिए किया जाता है बंधु, इसी के लिए क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है, ताकि अपने हितों की पूर्ति किया जाए। अच्छा, क्वाड में काम नहीं करता तो पीछे हट जाएगा। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, संतुलित कर सके, चीन को प्रति संतुलित कर सके और साथ व्यापार को बढ़ा सके। नहीं, इसके अपना भूमिका इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा सके। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र का मुख्य विदेश नीति का आधार होता है उसका नेशनल इंटरेस्ट। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि हमारे जब रशिया यूक्रेन संकट जब क्रिएट हुआ तो भारतीय विदेश मंत्री यूरोप के दौरे पर थे, तो वहां पर एक सवाल यूरोपियन ने पूछा कि आप जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं, ध्यान रखिए कैसे वैरी करता है राष्ट्रीय हित, कैसे वैरी करता है। आप तेल खरीद रहे हैं, तेल क्यों खरीद रहे हैं? रूस ने तो यूक्रेन पर हमला किया। विदेश मंत्री का बयान सुनिएगा, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को देश है भारत, और 140 करोड़ लोगों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मेरा हित कहता है 140 करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा हित कहता है कि मैं ऊर्जा के रूप में उसको सुरक्षा प्रदान करूं। इसीलिए हम रसिया से तेल खरीदने के लिए हम किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नेशनल इंटरेस्ट कहता है 140 करोड़ लोगों के अनुसार कि मैं रूस से तेल खरीदूं। अब एक बड़ी घटना उसके पहले की याद कीजिए। भारत चाबहार के माध्यम से भारत यहां से महाराष्ट्र से गुजरात से चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, और चाबहार बंदरगाह ईरान का हिस्सा है और ईरान पर काटसा लागू है। काटसा एक कानून है, एक अधिनियम है, और इस अधिनियम के तहत, काटसा अधिनियम के तहत अमेरिका यदि किसी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, काटसा लागू कर देता है, तब वह उस देश के साथ कोई देश व्यापार नहीं करेगा। अब भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था, क्लियर। भारत मजबूर हो गया ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा क्योंकि उस पर काटसा लागू। लेकिन भारत जब अब लगा कि इधर यूक्रेन भी अगर, रसिया भी अगर तेल ना खरीदे, और रसिया की अर्थव्यवस्था बड़ा डैमेज हो रही थी, भारत ने कहा कि हमको यहां से सस्ता तेल मिल रहा है, हमको इस पर वह छूट दे रहा है, तो मैं क्यों ना खरीदूं तेल। भारत ने इस पर भी काटसा लागू हुआ, रसिया पर भी, लेकिन भारत स्वीकार नहीं किया। अब देखिए अंतर, यहां वाला में स्वीकार कर लिया क्योंकि तेल की मात्रा कम थी, लेकिन भारत की समस्या यह थी कि भारत 60% जो है रक्षा पर, इसी पर निर्भर है। अगर पारंपरिक दोस्त के साथ न जाते तो हमारा रक्षा क्षेत्र तिल मिलाता, कमजोर होता, और अगर रक्षा कमजोर हो जाता तो चाइना जैसा देश हम पर हावी हो जाता। भारत ने काटसा को भी दरकिनार कहा कि तुमको जो करना है कर लो, हम तेल खरीदेंगे तो खरीदेंगे। अमेरिका शांत बैठ गया। यह है राष्ट्रीय हित, और यह तभी संभव है ना बंधु जब आप ताकतवर हैं। पाकिस्तान रहते हुए आप राष्ट्रीय हित को पूरा नहीं कर पाइएगा। मुझे लगता है कि उससे बेहुदा देश तो दुनिया में कोई है ही नहीं।
मजाक नहीं कहते, नहीं है वो हर मामले में। अब वो अभी अभी हाल ही में सऊदी अरब के भी प्रिंस आए हुए, जल भून करके बैठा हुआ। अब हम क्या करें? अब प्रिंस ने घोषणा क्या कर दिया है, कश्मीर में हम निवेश करेंगे। अब कश्मीर को लेकर के हमेशा वो मुद्दा उठाते रहता है। आज सऊदी अरब में का निवेश करने का मतलब है कि हाल ही में तुर्की और सऊदी अरब के बीच बड़ा विवाद है। बहुत, दुनिया में कौन सुपर इस्लामिक कंट्री का प्रतिनिधित्व करेगा, इन दोनों के बीच बड़ा विवाद है। तुर्की चाहता है कि हम सऊदी अरबिया के राजमहल की तरह हो जाए। इसे देखिएगा को अपने आप को हाल के दिनों में इस्लामिक कंट्री का पुरोधा मान रहा है। यही कारण इधर सऊदी अरब का आगमन हो गया है भारत में, तो दुनिया में जियो पॉलिटिक्स ना बड़ा तेजी से बदल रहा है। क्लियर? ये सारा खेल एक ही है और वह है अपने हितों को पूरा करना। इसलिए हित हमेशा बदलता रहता है बंधु। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक कॉमन चीज देखिएगा, एक कॉमन G20 सम्मेलन, कैसे हित भारत ने बदला। 20 सम्मेलन में अब वर्ल्ड मैप उठा करके देखिए, वर्ल्ड मैप उठा करके देखिए। दुनिया दो भागों में बटी हुई है, इस रूप में, इस रूप में ऐसे है बटा हुआ, इस रूप में। नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ और साउथ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, IMF की स्थापना यही था कि नॉर्थ जो देश है, नॉर्थ का मतलब विकसित देश जो है, वो विकसित देश साउथ देशों पर नियंत्रण रखेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी के खिलाफ एक नई अवधारणा आई थी, नियो। पहले था लियो और उसके बाद एक नई अवधारणा आई, नियो। लियो का मतलब होता है लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और नियो का मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा संगठन जो नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करता हो, पुरानी वाली की बात नहीं करता। यह जो है यह इसका IMF और वर्ल्ड बैंक इसको चलाने का कार्य करता है, लियो को अपनाता है। भारत कहता है इसके तहत इसमें सुधार करो, और विकासशील राष्ट्रों का मतलब जो साउथ में स्थित राष्ट्र है इसे भी बढ़ावा दीजिए, इसे बढ़ावा दीजिए। ये थोड़ा सा घबराता है उत्तरी, क्योंकि हम अगर दे देंगे तो मेरा क्या होगा। भारत ने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए साउथ देशों का एक प्रकार से पुरोधा बन गया, और साउथ में है अफ्रीका के सारे देश, ये साउथ अमेरिका के देश, साउथ अमेरिका के देश। याद कीजिए, भारत ने चाइना को प्रति संतुलित करने के लिए सारे साउथ अफ्रीकी देशों को, सारे अफ्रीकी देशों को G21 में शामिल कर दिया, G21 करा दिया, ताकि इसकी आवाज को भारत उठा सके। और चाइना का बड़ा प्रभुत्व बढ़ रहा था अफ्रीका पर, बहुत प्रभुत्व बढ़ रहा था। एक झटके में अफ्रीकी देश भारत के सामने आ गया। अब बड़े पैमाने पर भारत को वहां पर लैंड मिलने शुरू हो गए। अब झुकाव अफ्रीका का यहां आ गया। कुछ दिनों पहले जब यूरोपियन देशों ने कहा कि देखो जी, तुमको जो ना, तुमको चावल देना पड़ेगा, तुमसे हम सामान ही नहीं खरीदेंगे, तुमसे सामान ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तुम ना रूस से तेल खरीद रहे हो। जयशंकर साहब का ठीक है, तुम मत खरीदो सामान। जयशंकर साहब यहां से उड़ान भरे और सीधे यहां पहुंच गए और यहां के बाजार को अपना लिया। लिथियम दुनिया में यहां त्रिकोण है, यहां पे ये बोलीविया, चिली और ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये त्रिकोण दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम है।
और भारत ने कहा हम यहां बेच देंगे, क्योंकि भारत दक्षिण देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसे राष्ट्रीय हित हमेशा बदलता रहता है बंधु। जरूरी नहीं कि आज ये है तो वो, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है कोई दुश्मन नहीं होता, ना कोई दोस्त होता है। एक ही चीज होता है और वह है अपना इंटरेस्ट। जिस प्रकार मनुष्य अपने इंटरेस्ट को मानता है, कहता है कि मेरा इंटरेस्ट इससे, देखते नहीं है कि जब कोई सिलेक्शन हो जाता है तो उसके नंबर देना, नंबर देना, और अभी कोई नंबर मांगा, भागो ना, अभी नंबर ही नहीं, अभी अब आजकल फोन बंद रखते हैं, नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य दोस्ती गाढ़ता है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा, इसी प्रकार स्टेट्स भी दोस्ती करता है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। इसलिए स्टेट्स को ऑर्गेनिक स्टेट्स कहा जाता है, जैविक राष्ट्र कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य की मानसिकता अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बदलती रहती है, इसी प्रकार स्टेट्स भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत बदलता रहता है। कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। अस्थायी ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो उस समय दुनिया जो है, विश्व जो 1945 में दो भागों में बट गई थी विचारधाराओं के आधार पर। ठीक, एक विचारधारा यूएसए के नेतृत्व में थी जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, और एक विचारधारा यूएसएसआर के नेतृत्व में था जो साम्यवादी विचारधारा को मानता। दोनों ने, अब अमेरिका का हित देखिए, अमेरिका ने साम्यवादी विचारधारा के विकास को रोकने के लिए, विस्तार को रोकने के लिए, ताकि साम्यवादी देशों की तरफ, अब इन दोनों देशों ने काम किया अपना अपना हित बढ़ाने के लिए। इन दोनों देशों ने काम किया कि रसिया ने, उस समय यूएसएसआर बोलते हैं, यूएसएसआर ने और अमेरिका ने छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे देश यहां कहने का मतलब मैं कह रहा हूं नव स्वतंत्र राष्ट्र जो नए नए आए थे अंतरराष्ट्रीय फलक पर, आजाद हुआ था। भारत उसमें से एक था। श्रीलंका आ रहा था, 48 में श्रीलंका आजाद हो गया। इंडोनेशिया, मालदीव 1965 में हो गया। नहीं तो कई देश आजाद हुए। उन देशों को अपने पक्ष में झुकाने के लिए अमेरिका ने दो नीति लागू की। एक कहते हैं मार्शल योजना और एक कहते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। यही ट्रूमैन सिद्धांत, वही राष्ट्रपति थे वहां के। इन दोनों ने एक नीति लागू की और नीति ये थी, छोटे छोटे राष्ट्रों को और नव स्वतंत्र राष्ट्रों को कर्ज दो, क्योंकि सब द्वितीय विश्व में सब तबाह हो गया है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, हमारे पास पैसा है, उसको पैसा दो। पैमाने पर इन राष्ट्रों को इसने पैसा देना शुरू कर दिया। पश्चिमी यूरोपियन देशों को खड़ा करने में ट्रूमैन पॉलिसी और मार्शल योजना का बड़ा योगदान। अब देखा सारा इस मुड़ रहा है पश्चिमी, तो यूएसएसआर ने पूर्वी राष्ट्रों को कब्जा किया और कहा कि जो मुझसे सटा हुआ है हम तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। दुनिया दो, और सिर्फ यहीं पर नहीं था यूरोप, वियतनाम इधर भी चलाया। कोरिया में 1950 में कोरिया की लड़ाई होगी, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया ये आपका पूंजीवादी व्यवस्था से था और उत्तर कोरिया साम्यवादी व्यवस्था। वियतनाम में है जो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वियतनाम तो भागों में बट गया। वियतनाम बाद में मिल गया, लेकिन उत्तर और दक्षिण कोरिया नहीं मिल पाए, उसके बाद से अलग हो गए। उद्देश्य था ताकि इसके प्रभाव को रोकते हुए अपने सुपर पावर बनना और अपने हित को, और इन दोनों सुपर पावर के बीच में, यानी दो विचारधाराओं के बीच में, इसको भी अपना हित साधना था, नव स्वतंत्र राष्ट्रों को भी। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इधर जाता हूं तो ये दुख मानता है, अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये दुख
तो अब मैं दुनिया में किसी को दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हित नहीं सधेगा। फिर अगर मैं एक को, नहीं होता है ऐसा, बैलेंस बनाकर नहीं, दोस्ती में देखते हैं, दोस्त हो तब लड़ाई होगा तो कहेगा नहीं जी हम तो तटस्थ रहेंगे। पृथकतावादी सिद्धांत नहीं है। पृथकतावादी सिद्धांत का मतलब होता है पीछे हट जाना। हम लोग क्या कहते हैं, भाई तुम अपना देख लो, हम उसके साथ भी है तुम्हारे साथ भी हैं, नहीं कहते। ये तटस्थता की नीति है। नाम ने कहा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, न तो हम इसकी तरफ जाएंगे न हम इसकी तरफ जाएंगे, जो मेरा हित सधेगा तो हम जाएंगे। इसने उन्होंने पेंडुलम वाली नीति अपना ली। जब भी जरूरत हो, जब ये कुछ करे तो इधर भाग गया, जब ये कुछ करे तो इधर भाग गया। जवाहरलाल नेहरू ने ये जबरदस्त नीति अपनाई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। और नॉन अलाइनमेंट नाम में इसका भारत भरपूर प्रयोग किया इस नीति का। रसिया से भी सहयोग ले सका और भारत अमेरिका से भी सहयोग ले सका। एक बड़ा ताकतवर। और इसमें देखते देखते जब बेलग्रेड 1961 में जब समझौता बेलग्रेड हुआ यूगोस्लाविया में, देखते देखते इसमें राष्ट्रों की संख्या बढ़ती चली गई। सब नव स्वतंत्र राष्ट्र, ये यानी कि है, नाम में जुड़ते चले गए। कुछ राष्ट्र उधर भी रहे, कुछ राष्ट्र, और नाम में अभी वर्तमान में 120 से अधिक सदस्य नाम में। यही कारण है कि इन राष्ट्रों को सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधना था। भारत को अनाज चाहिए था तो अमेरिका से चाहिए था, भारत को सेना हथियार चाहिए था तो रूस से, दोनों के साथ। और जैसे ही देखा कि अमेरिका का झुकाव पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ है, भारत उठ करके और चला गया रसिया, यूएसएसआर, और यूएसएसआर से एक समझौता कर लिया कि जब भी हम पर हमला होगा तो यूएसएसआर हमें हेल्प करेगा। और जैसे वहां से 7वां बेड़ा आया पाकिस्तान के समर्थन में, तो वहां से यूएसएसआर भारत को बचाने की संधि हुई थी। भारत, इंदिरा गांधी ने यहां पर बड़ा बेहतरीन, मुझे लगता है कि भारत में 3 प्रधानमंत्री, 4 से 5 प्रधानमंत्री को आप मान सकते हैं कि जिन्होंने भारतीय नीति को बदल कर रख दिया। 5 प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू को मैं नहीं मानता, शास्त्री साहब नंबर 1, जिन्होंने भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, जय किसान जय जवान के नारों के आधार पर। हालांकि समय उनको नहीं मिल पाया। इंदिरा गांधी, कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भारतीय नीति को बदल करके रख दिया। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने भारत को आर्थिक सशक्तिकरण में आगे बढ़ाया। और चौथा, वर्तमान प्रधानमंत्री एज ए विदेश नीति, हालांकि इसकी समीक्षा इनके हटने के बाद की जानी चाहिए, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान विदेश नीति के आधार पर यह हम मान सकते हैं। रियली में अगर इंदिरा गांधी का दौर देखिएगा, उस समय भारत बड़े सिचुएशंस में था। हां, नाम के रूप में आप भले इनको मान सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की कभी विदेश नीति कभी इतनी ताकतवर नहीं रही। इसलिए उनका सबसे ज्यादा गलतियां विदेश नीति में देखी जाती है, सबसे ज्यादा गलतियां। इसलिए हम विदेश नीति के रूप में उन्हें नहीं मानते। यही कारण, इसीलिए आप कभी कभी देखिएगा धारा तेजी से पनपी है। हालांकि ये इतना गलत विचारधारा है जो व्यक्तिवाद को स्थापित करने की कोशिश करता है। और वह विचारधारा है कि जो विचारों को, नेहरू के विचार से भारत का पीछे हटना, वर्तमान में देखिएगा, इसलिए मुद्दों में उनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने किसी भी येन केन प्राक्रेन, किसी भी रूप में अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। क्लियर? इसलिए यथार्थवाद का प्रमुख बिंदु जो है वह नेशनल इंटरेस्ट है। बंधु लिखे, हो गया समय। पहला
कल लिखा रहे, हम सोचे थे कि अभी लिखाना ही था। खैर ये पूरा हो गया ना, तो राष्ट्रीय, मतलब